नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ ने हाहाकार मचाकर रखा हुआ है। शहर शहर बाढ़ का कहर लगातार जारी है। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से बाढ़ ने हर जगह लोगों को बेबस करके रखा हुआ है। चाहे बात बिहार की करें, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल में आसमान से लगातार आफत तबाही बनकर बरस रही है। आपको दिखाएंगे अलग अलग राज्यों के बारिश का हाल और खौफ पैदा करने वाले सैलाब की तस्वीरें भी। लेकिन सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की करेंगे, जहां पर एक शख्स सैलाब में फंस गया और फिर 16 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच उसकी जंग चलती रही। आगे क्या हुआ देखिए। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फुफकार मारती लहरों का शोर और उसके बीच फंसा ये शख्स। पांव फिसला नहीं कि सैलाब निकल लेगा। जरा सोचिए इस वक्त इस शख्स की हालत क्या होगी। सैलाब के बीच एक पत्थर पर जान अटकी है, जहां पानी पैरों तक आकर डरा रहा है। जिंदगी के नाम पर बस पेड़ की टहनी का सहारा है। एक चूक सैलाब कहां ले जाएगा उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आसपास लोगों की भीड़ खड़ी है, लेकिन इस शख्स तक पहुंचना किसी के बूते की बात नहीं। एक शख्स जान बचाने को आगे बढ़ता है, पानी में छलांग भी लगाता है, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि वो आगे नहीं बढ़ता। इस घटना की खबर बिलासपुर प्रशासन तक पहुंचती है। बिलासपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है। राहत एजेंसियों से संपर्क किया जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर जरूरी था, लिहाजा वायुसेना की मदद लेने की कोशिश होती है। वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार भी हो जाती है, लेकिन तब तक रात का अंधेरा घना होने लगता है। खराब मौसम और अंधेरे की दोहरी मुसीबत वायुसेना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है। रात ढलने का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो रात भर यह शख्स यूं ही फंसा रहा। सूरज निकलने के इंतजार में इसने एक एक पल कैसे बिताया होगा, यह आप बखूबी समझ सकते हैं। गनीमत रही, रात गुजरी, पांव फटा, दिन निकला और वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। रस्सी के सहारे इस शख्स तक मदद पहुंचाई गई और इस शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि कल शाम ये शख्स यहां नहाने पहुंचा था और नशे की हालत में सैलाब में फंस गया। लेकिन किस्मत अच्छी थी, वायुसेना की ये टीम देवदूत बनकर यहां आई और मौत के मुंह से निकालने में से कामयाब रही। यहां मौजूद हर शख्स ने तालियां बजाकर इन देवदूतों को सलाम किया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बाकायदा बयान जारी कर शुक्रिया कहा। करीब 16 घंटे तक जिंदगी और मौत के खेल में जिंदगी जीत जाती है। मनीष शारन, बिलासपुर, आज तक। तो बिलासपुर में जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद किस तरह से चलती रही, ये तस्वीरें आपने देख ली। आगे बढ़ते हुए बात अब गुजरात और देश के बाकी हिस्सों की करेंगे, जहां पर बाढ़ और बारिश से तबाही मची हुई है। गुजरात के लिए अगले 48 घंटे बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश के लिए वहां पर रेड अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें जूनागढ़ की हैं, जहां गिर के जंगलों में 3 दिन से भारी बारिश के बाद 15 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों पर सैलाब है और लोग उफनती लहरों के बीच जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। मूसलाधार बारिश के बाद जूनागढ़ के जामजोर वाटरफॉल का मंजर बेहद डरावना हो गया है। मूसलाधार बारिश ने सूरत शहर की सीरत बिगाड़ दी है। सड़कों पर 5 से 6 फीट तक पानी भरने से कई रिहायशी और कारोबारी इलाकों में मुसीबत दोगुनी हो गई है। बड़ोदरा में उफान मारती विश्वामित्र नदी का पानी रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। एक तरफ पानी की मार है तो दूसरी तरफ नदी से निकलकर मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। बीते 2 दिनों में 4 मगरमच्छ पकड़े गए हैं।
अगले 24 घंटे गुजरात के लिए भारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश के बाद जम्मू में लैंडस्लाइड हुआ और सड़क का एक हिस्सा जमींदोज होने से कई कारें उसमें समा गई। कांगड़ा में भारी बारिश के बाद पहाड़ टूटकर हाईवे पर आ गिरा, जिसकी वजह से कांगड़ा होशियारपुर हाईवे पर कई मुसाफिर कीचड़ में फंस गए। समेला टनल में जलभराव से यहां लंबा जाम लग गया। सैकड़ों मुसाफिर घंटों जाम के झाम में फंसे रहे। उत्तराखंड के टिहरी में मूसलाधार बारिश के बाद भारी भरकम चट्टान हाईवे पर आ गिरी, जिसकी वजह से गंगोत्री हाईवे को बंद करना पड़ा। बीते कई दिनों से इस हाईवे में कई बार भूस्खलन होने से मुसाफिरों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ी है। टिहरी से कृष्ण गोविंद और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ गोपी खांगर, जूनागढ़, आज तक। मैदान से पहाड़ तक कैसी आफत बेशुमार रही, इन तस्वीरों के जरिए आपने देख लिया। 2 रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, बाढ़ और बारिश की वजह से जिंदगी कैसे बेबस हो गई है। आगे बढ़ते हुए बात अब चीन की टेंशन बढ़ाने वाले खबर की करते हैं। सीमा विवाद पर दोनों देशों के बढ़े तनाव के बाद आज नेपाल और भारत के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय बातचीत हुई है। 2 दिन पहले नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने पीएम मोदी के साथ फोन पर बातचीत की थी। अब आपको दिखाते हैं इस बड़े वॉल के जरिए दरअसल किस तरह की बातचीत रही और क्या क्या हुआ। भारत नेपाल रिश्तों में सुधार पर देखिए, सबसे पहले रामायण परिक्रमा को लेकर चर्चा हुई है आपस में। आज की बातचीत काफी सकारात्मक रही है, जहां पर कई योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत के आर्थिक सहयोग से नेपाल में बड़े पावर प्रोजेक्ट का निर्माण होगा। यह भी बड़ी खबर है। देखिए, हाल के दिनों में अगर बीते कुछ महीनों में हम देखें तो नेपाल की ओर से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, उससे कई सवालों को जन्म मिला था। लेकिन अब रिश्ते सुधारने पर जोर, खासतौर से नेपाल की ओर से। बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर के लिए रेलवे का काम अंतिम चरण में है। किस तरह से एक दूसरे देश के साथ मिलकर भारत और नेपाल आपसी सहयोग और संबंधों के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश में है और विकास को रफ्तार दे रहे हैं, कम से कम ये खबरें इसी बात की पुष्टि करती हैं। दिल्ली से काठमांडू रेलवे सेवा शुरू करने का समझौता जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। काठमांडू रेलवे सेवा ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, वो भी राजधानी दिल्ली से। जबकि व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए 5 ड्राई पोर्ट के काम पर भी चर्चा आपस में की गई है। भूकंप से तबाह हुए गांव को बसाने की जिम्मेदारी पर भी चर्चा की गई है। आपको याद होगा हिंदुस्तान में किस तरह की भूमिका निभाई थी काठमांडू में जब भयंकर भूकंप आया हुआ था। फिलहाल भारत और नेपाल रिश्तों में सुधार को लेकर ये अपने आप में बड़ी बातें, और इन सब के बीच आपको बताते चलें कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोनों देश आपसी संबंधों को और ज्यादा मजबूत करें। हालांकि बीते कुछ दिनों की बयानबाजी जिस तरह से नेपाल से सामने आई थी, उसने कई सवालों को जन्म भी दिया था। फिलहाल भारत नेपाल सीमा पर आगे किस तरह की और खबरें आती हैं, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए अब लेके चलते हैं आपको बिहार में अभी चुनावों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सियासी जोड़तोड़ वहां पर तेज हो गया है। नीतीश कुमार का दामन छोड़ श्याम रजक फिर से तेजस्वी यादव के खेमे में लौट आए हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 20 अगस्त को एनडीए में लौटने का ऐलान कर सकते हैं। बिहार में चुनाव का मौसम शुरू होते ही आया राम गया राम का खेल भी तेज हो गया है। नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे श्याम रजक ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। पटना में उन्हें तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तगड़ा हमला बोला। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। जनप्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं रह गया, कोई सम्मान और इज्जत नहीं रह गया। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही लागू हो चुकी है। फुलवारी शरीफ से 6 बार के विधायक श्याम रजक को कल पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। आरजेडी में शामिल होना उनके लिए घर वापसी जैसा है, जहां वो पहले भी राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आरजेडी में शामिल होने के बाद श्याम रजक ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए फिर सामाजिक न्याय की दुहाई दी। विचार के साथ अंतिम दम तक रहूंगा। विचार को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और बिहार की उन्नति और बिहार की विकास के लिए। जेडीयू के साथ रिश्ते खराब हुए तो श्याम रजक की वापसी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आरजेडी में हो गई है। श्याम रजक के जाने के बाद अब जेडीयू जीतन राम मांझी को अपने खेमे में लाने की तैयारी में है।
20 अगस्त को मांझी का एनडीए खेमे में शामिल होना तय माना जा रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका में है और जनता दल यूनाइटेड के साथ जाने की अभी तक कोई संभावना नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार जी सूबे के हित के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उधर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत करने वाले पप्पू यादव कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ एक नया मोर्चा बनाने की कोशिश में हैं। पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि जिसमें एक नया विकल्प हो। बिहार की जनता चाहती है कोई मजबूत नेतृत्व, एक ऐसा नेतृत्व जो 30 साल के महापाप और इस कुकर्म से निकाला जाए। आरजेडी से निकाले गए 3 विधायक प्रेमा चौधरी, महेश्वर यादव और अशोक कुमार आज जेडीयू में शामिल हो गए। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं तो वहीं अगले साल चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में। लेकर चलते हैं आपको इस राज्य में जहां के वीरभूमि के शांति निकेतन यूनिवर्सिटी में हंगामा देखने को मिला। एक मेला ग्राउंड के पास दीवार बनाने का स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे, जिसने हंगामे का रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने कई ऐतिहासिक ढांचे तोड़ दिए, जबकि निर्माण स्थल पर ईंट और सीमेंट को उठाकर फेंक दिया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पिछले सप्ताह एक दीवार का निर्माण शुरू किया था, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। इस दीवार का निर्माण एक मेला ग्राउंड के समीप कराया जा रहा है, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया। और उसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। उग्र प्रदर्शन। और अब बात सुशांत सिंह राजपूत की, जिनकी मौत की मिस्ट्री लगातार गहरी होती जा रही है। आज ईडी ने रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी से पूछताछ की। वहीं सुशांत से बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर को भी, जो उनसे जुड़े हुए थे, ईडी ने समन भेजा है। इन सबके बीच सुशांत के रोजाना नए नए वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। आज तक को सुशांत के कुछ ऐसे वीडियो मिले हैं जिसमें वो अपनी भांजी मल्लिका के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मामा सुशांत और भांजी मल्लिका की जोड़ी है। कभी खरगोश बन जाते, कभी बिल्ली। मामा सुशांत के साथ लॉन्ग ड्राइव का मजा ही कुछ और था। चार बहनों का दुलारा भाई और प्यारी सी भांजी मल्लिका। सुशांत के साथ उसकी केमिस्ट्री कुछ और ही थी, जिसका अंदाजा सुशांत के नए वीडियो से लगाया जा सकता है। सुशांत जब 14 साल के थे, तब पहली भांजी मल्लिका का जन्म हुआ। ऐसे में दोनों के बीच एक अलग ही बॉन्डिंग थी। सुशांत की गोद में खेलने वाली मल्लिका अब 21 साल की हो गई है। मामा के साथ मस्ती करती, डांस करती। सुशांत मल्लिका के मेंटर भी थे। सुशांत ने मल्लिका को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। क्रिएटिव राइटिंग के लिए मल्लिका अमेरिका पढ़ने गई। सुशांत ने वादा किया था कि ग्रेजुएट होने के बाद दोनों मामा भांजी नॉर्वे घूमने जाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि सुशांत मामा कुछ बोले ही यूं चले गए, वो सारी वादे तोड़कर, बस अपने पीछे यादों का गम छोड़कर। ये तस्वीरें बताती हैं कि सुशांत अपने परिवार के कितने करीब थे। बहनों के अलावा उन्हें बहनों के बच्चों से भी एक अलग ही लगाव था। साथ ही सवाल खड़े करती है रिया की तरफ से किए गए उन दावों पर, जिसमें कहा गया कि परिवार के साथ सुशांत के रिश्ते अच्छे नहीं थे। जिन लोगों ने परिवार के अंदर जो रिश्ते थे सुशांत के, उस पर उंगली उठाई, उन सबको जवाब देने के लिए हमें मजबूरन ये वीडियोस रिलीज करना पड़ रहा है। इस वीडियो में खास तौर पर जो पीले सूट में आप एक लड़की को सुशांत सिंह राजपूत के साथ नाचते हुए देख रहे हैं, वो उनकी भांजी है। मामू भांजी के रिश्ते को दिखाने के लिए उन्होंने ये वीडियो रिलीज किया है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद करने का सिलसिला लगातार जारी रखा है। इस बीच उन्होंने काल भैरव की पूजा की और दुआ की कि सुशांत का सच दुनिया के सामने आए। इस बीच सुशांत की बहन ने एक वीडियो शेयर किया है,
जिसमें होल्डिंग में सुशांत के लिए इंसाफ की मांग की गई है। बहन का दावा है कि ये मेलबर्न की तस्वीर है और सुशांत के इंसाफ की लड़ाई अब ग्लोबल हो चुकी है। इसके अलावा सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक और ट्वीट करके ये जानकारी दी कि सुशांत के लिए दुनिया भर से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी ये प्रार्थना जाया नहीं जाएगी और सुशांत का सच दुनिया के सामने आएगा। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत केस में पूछताछ का दौर जारी है। आज रिया चक्रवर्ती के सीए से ईडी की पूछताछ हो रही है। ईडी रिया की कमाई, खर्च और संपत्ति के बारे में उसके सीए से सवाल कर एक एक सच जानना चाहती है। सुशांत के पैसे से ऐश करती थी रिया। बिल्कुल सही है, पैसा निकाला गया, ये तो अकाउंट से क्लियर है। वो सामने आया है, अकाउंट से क्लियर हुआ है, तभी जाकर के एफआईआर हुआ है। सुशांत की कमाई रिया ने मौज पर उड़ाई। रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। सुशांत की कमाई की पाई पाई का हिसाब होगा। ईडी ने रिया से पूछताछ की, रिया के भाई से सवाल जवाब किए, सुशांत की बहन से भी सच जानने की कोशिश की। तो आज रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी की बारी है। रितेश मोदी से पूछताछ सुशांत और रिया के रिश्ते की गुत्थी को सुलझाने में कारगर साबित हो सकती है। ईडी ने सवालों का पूरा पुलंदा तैयार किया है। रिया की कमाई का क्या क्या जरिया है? सुशांत से रिया के खाते में कब कब ट्रांजैक्शन हुए? सुशांत और रिया के बीच कारोबारी रिश्ते क्या हैं? सुशांत और रिया के बीच साझा निवेश की डिटेल क्या है? सुशांत के खाते से रिया पर हुए खर्च का सच क्या है? अक्सर रिया चक्रवर्ती के इनकम, उनके नेट एसेट और जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में पूछताछ कर सकती है। आईटीआर रिटर्न जो कि रिया चक्रवर्ती का हमने देखा था, उसमें ये पता चल रहा था कि 2017-18 के मुकाबले 2018-19 में रिया की इनकम कम थी, पर उसके बावजूद उनकी नेट एसेट बढ़ गई थी। इसके अलावा 34 लाख रुपए की एक शेयर होल्डिंग भी आईटीआर रिटर्न में रिफ्लेक्ट हो रही है। इस बारे में रितेश मोदी से पूछताछ की जा सकती है। रिया और उनके परिवार पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सुशांत के पैसे से पैसे बनाए। सुशांत के परिवार वाले यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि रिया ने पैसे के लिए ही सुशांत से रिश्ता बनाया। पिता और बहनों से सुशांत को अलग करने वाली रिया ही थी, क्योंकि रिया को डर था कि परिवार बीच में आया तो सुशांत के पैसे के इस्तेमाल की आजादी खत्म हो जाएगी। परिवार वाले रिया पर ब्लैकमेलिंग तक का आरोप लगा रहे हैं। एक अकाउंट का ही पता किया तो पता चला कि 17 करोड़ उसमें आया था, 15 करोड़ निकला था। तो उस बेसिस पे, और चूंकि ऑलरेडी हम लोग को मालूम था पहले ही 4 दिन में जब मिली सुशांत से अपने भाई के बर्थडे पार्टी का पेमेंट उसने सुशांत के क्रेडिट कार्ड से दिया, तो इस तरह की चीजें हम लोग को शुरू से मालूम थी। सुशांत के परिवार के आरोपों में कितना दम है, ये तहकीकात से ही तय होगा। सीए से पूछताछ में भी कुछ राज खुलेंगे, लेकिन इन आरोपों का दूसरा पहलू भी है। रिया और सुशांत के रिश्तों को करीब से देखती रही सुशांत की वकील का कहना कुछ और ही है। हमारे पास काम की कोई कमी थी। इनफैक्ट ऑफर्स काफी सारे थे, काफी आते थे, नरेशंस हुआ करते थे। आई थिंक राइट अप टू द लास्ट मोमेंट हमने आई नो दैट देयर वाज अ नरेशन। सुशांत का ऐसा कहना था कि मुझे नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी है, नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। ये वही प्रियंका है जिनका जिक्र सुशांत की डायरी में हुआ। सुशांत के कानूनी मामले प्रियंका ही देखती रही है। प्रियंका रिया और सुशांत के बीच अनबन से इनकार कर रही है। साफ साफ कह रही है कि दोनों का रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था, जबकि परिवार की रिया से रंजिश साफ साफ है। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। सुशांत के घर वालों को तो सीबीआई से ही उम्मीद है। देखिए पूरा मामला कहां पर जाकर पहुंचता है और कहां जाकर खत्म होता है, लेकिन सभी मांग कर रहे हैं सुशांत और उनके परिवार वालों के लिए इंसाफ की। आगे बढ़ेंगे। कश्मीर के बारामूला में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि तीसरे आतंकी की तलाश में सर्च।
लश्कर का टॉप कमांडर ढेर। सज्जाद उर्फ हैदर को सेना ने मार गिराया। बारामूला में 2 आतंकियों का काम तमाम। कश्मीर के बारामूला में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर घात लगाकर हमला करने वाले 2 आतंकियों का सेना ने काम तमाम कर दिया है। इनमें एक आतंकी सज्जाद उर्फ हैदर लश्कर का टॉप कमांडर है, जिसका खात्मा सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। 3 मिलिटेंट आए और आर लेकर सीआरपीएफ पुलिस के नाका पर उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 2 सीआरपीएफ के जवान और एक हमारी पुलिस के शहीद हो गए। इस हमले में सीआरपीएफ की 119वीं बटालियन के 2 जवान भी शहीद हुए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अफसर भी शहीद हुआ है। आतंकियों के कब्जे से सुरक्षा बलों ने एक AK-47 और गोला बारूद बरामद किया है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तीसरे आतंकी की तलाश जारी है। ये हमला तब हुआ जब साझा तौर पर सुरक्षा बलों की तैनाती एक सड़क पर हो रही थी, जब अंधाधुंध मिलिटेंटों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश जारी है। इस साल सेना करीब 160 आतंकियों का सफाया कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान परस्त आतंकी बाज नहीं आ रहे। बीते कुछ दिनों में सेना पर हमले तेज हुए हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। आगे बढ़ते हुए अब एक बार देश में कोरोना का आंकड़ा जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसके बारे में आपको बताना। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन की देश को कितनी ज्यादा जरूरत है। बीते 24 घंटे के जो आंकड़े सामने आए हैं, सबसे पहले वो आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। देखिए बीते 24 घंटों में ही किस तरह से हिंदुस्तान में 57,982 कुल केस सामने आए हैं, जबकि ठीक होने वालों की भी तादाद तकरीबन इतनी ही है। 57,584 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 941 मौतें हुई हैं बीते 24 घंटों का ये आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात ओवरऑल यानी कि भारत के अब तक के आंकड़े की हम करेंगे तो उसमें देखिए 26,47,921 कुल केस सामने आए हैं। 19,19,842 ठीक हुए हैं, जबकि 50,921 लोगों की जान अब तक इस कोरोना के कारण जा चुकी है। अलग अलग राज्यों की स्थिति की बात करें, महाराष्ट्र में 5,95,000 से ज्यादा कुल संक्रमित हैं जो आप देख रहे हैं। 4,17,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं, जबकि 20,037 लोगों की अकेले मौत सिर्फ महाराष्ट्र में ही हुई है। ये अपने आप में यकीनन ये महाराष्ट्र के लिए परेशानी का सबब है। ये कोरोना का आंकड़ा तो हमने आपको बता दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।